ठीक, चलो अपन मित्रों हिंदी के पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपन वर्ण। अक्सर क्या करते हैं हम संधि से शुरू कर देते हैं, वर्णों को छोड़ देते हैं मित्रों। परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के मित्रों। तो अपन वर्ण की शुरुआत करते हैं, वर्ण से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर क्रमशः हमारे जो सिलेबस के अंदर है वो देखेंगे मित्रों। आप शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा। पूरे डाउट मित्रों इस क्लास के अंदर अपने सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। देखिएगा मित्रों, आगे बात कर रहे हैं अपन वर्ण की। वर्ण की मित्रों बात करें तो वर्ण होता क्या है? सबसे पहले वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण मित्रों हमारे जो भाषा है उसका जो शब्द है उसका सबसे छोटा रूप होता है। इससे नीचे किसी शब्द को हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ते तोड़ते किसी शब्द को तोड़ते तोड़ते जिसकी अंतिम अवस्था तक जाते हैं उसको वर्ण कहते हैं। बात करें अपन यहाँ पे आगे वर्णों की बात करें मित्रों, वर्णों की बात करने से पूर्व मैं आपको यहाँ पे अपने हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा परिचय करा देता हूं। अपन देखते हैं हिंदी। हिंदी की बात सीधी वर्ण से शुरू कर रहे हैं मित्रों, परंतु पहले हिंदी के बारे में कुछ देख लेते हैं अपन। हिंदी की बात करें मित्रों, सबसे पहले अपने इसकी विकास की बात करूं, मैं विकास की बात करूं, हिंदी का विकास, हिंदी का उद्गम कैसे हुआ, विकास की बात करें। विकास का क्रम देखिए विकास के क्रम की बात करें मित्रों तो हम कहते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, मतलब संस्कृत को हिंदी की माता मानते हैं मित्रों। और वास्तविकता अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपन देख रहे हैं संस्कृत, देवभाषा संस्कृत। आज से मित्रों बात करें 3500 से 2500 वर्ष पूर्व जो भाषा बोली जाती थी वो कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। अब क्या हुआ है कि आज के युग में आप सबको पता है कि हम धीरे धीरे एक ऐसा समय था कि किसी को चरण स्पर्श कर देते हम जाकर के, तो धीरे धीरे हमने क्या होगा, पहले क्या करते थे कि सिर नीचे जाकर के झुकते थे और फिर धीरे धीरे ऊपर उड़ते आज हम किसको चरण स्पर्श करना था खाली यूं करके यूं कर देते। तो मतलब हमने उस परंपरा को चेंज कर दिया। ऐसे ही हमको क्या हमेशा संस्कृत के कुछ शब्दों को बोलने में हमेशा जोर आता था मित्रों, तो हमने क्या किया कि उनको घिसना शुरू कर दिया। तो संस्कृत के कुछ शब्दों को घिसते घिसते हम लेकर के आ गए और हम लेकर के आए मित्रों, और जो भाषा घिस दी हमने वो जाकर के बनती है पाली भाषा। बात करें मित्रों 2500 से 2000 वर्ष पूर्व जो भाषा हम बोलते थे वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। आगे बात करें, फिर हम धीरे धीरे आए और फिर आते हैं मित्रों हम प्राकृत भाषा के ऊपर। कौन सी भाषा है? प्राकृत। प्राकृत के बाद मित्रों बात करें हम तो शोर शनि अपभ्रंश पर आते हैं। इस पर आते हैं शोर शनि अपभ्रंश, शोर शनि अपभ्रंश। देखिएगा 2000 से 1500 वर्ष तक पूर्व जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। शोर शनि अपभ्रंश की मित्रों बात करें अपन यहाँ पे तो 1500 वर्ष से लगा करके 1000 वर्ष तक जो बोली गई वो कौन सी थी? शोर शनि अपभ्रंश। इसके बाद में मित्रों बात करें तो 1000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक हम जो बोल रहे हैं भाषा वो भाषा है मित्रों हिंदी भाषा। आपको दिख रहा होगा मित्रों यहाँ पे छोटा सा लिखा मैंने हिंदी भाषा। तो देखिएगा कि हमको जब प्रश्न पूछता है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है तो हिंदी की उत्पत्ति मित्रों हम सीधा संस्कृत से नहीं करना हमको। देखो हिंदी की माता शोर शनि अपभ्रंश की माता प्राकृत और प्राकृत की माता पाली और पाली की माता कौन सी होगी? संस्कृत। मतलब नानी की नानी हमारे यहाँ तक है हिंदी। तो ये हो गया हमारा
विकास का क्रम, किसकी बात कर दी अपनों ने? विकास के क्रम की बात की हमने। देखिएगा, ये हो गया हमारे हिंदी के विकास के क्रम की बात होगी। किसकी बात होगी? हिंदी का विकास का क्रम। देखिएगा, यहाँ से हमारा कभी कभी ऊपर ऊपर प्रश्न आ जाता है, हम पढ़ के नहीं जाते, गलत हो जाता है मित्रों। देखिएगा, वापिस बता रहा हूं मैं आपको। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी। आज से 2500 से 3500 वर्ष, 3500 से 2500 वर्ष तक जो भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत थी मित्रों। संस्कृत को हमने घिसते घिसते लेकर आया पाली के ऊपर। पाली 2500 से 2000 वर्ष पूर्व बोली जाती थी। इसके बाद में प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा है वो 2000 से 1500 वर्ष पूर्व बोली जाती। फिर शोरसेनी अपभ्रंश 1500 से 1000 और 1000 से वर्तमान में हम कौन सी बोल रहे हैं? हिंदी भाषा। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे होती है? ये चारों मित्रों ऑप्शन में आते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? आंसर कौन सा टिक करेंगे? हम शोरसेनी अपभ्रंश। क्या करेंगे? शोरसेनी। क्लियर मित्रों? आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आगे देखिए मित्रों, तो एक हमारे हिंदी के अंदर एक शब्द आता है लिपि। लिपि देखिएगा मित्रों, ध्यान से देखना है बच्चों को। ये लिपि, सर इतनी नॉर्मल सी बात क्यों बता रही हो? तो हम सबको पता है मित्रों, मैं ये जानकारी दे रहा हूं वो उन नए बच्चों के लिए दे रहा हूं जिनको मतलब लिपि और भाषा का जो शुरुआत के अंदर जो आ रहे हैं, तो उनको ऊपर ऊपर की जानकारी दे रहा हूं। फिर अपन मेन अपने बिंदु के ऊपर, टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है मित्रों? देखिए, लिपि की बात करें मित्रों, तो अपने हिंदी की लिपि की बात करूं तो हिंदी में जो लिपि है मित्रों वो देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी। सर देवनागरी नाम क्यों पड़ा इसका? देवनागरी नाम इसलिए पड़ा मित्रों इसका कि ये जो देवनागरी लिपि है वो हमारी देव भाषा, और देव भाषा कौन सी है? संस्कृत। देव भाषा संस्कृत से संबंधित है, इस कारण से देव भाषा संस्कृत से संबंधित है, इस कारण से इसका नाम देवनागरी पड़ा। भाषा का क्रम देखना मित्रों, सॉरी लिपि का क्रम देखना। देखिएगा, बात करें मित्रों तो हमारे जो दक्षिणी भारत है, उस दक्षिणी भारत में इसी देवनागरी को नंदी नागरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? नंदी नागरी। इसको दक्षिणी भारत में नंदी नागरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देवनागरी लिपि को कहा जाता है। क्लियर? आगे आगे देखिए मित्रों, अपन इस देवनागरी का जो पहला हमको वर्णन मिलता है मित्रों, एक गुजरात का शासक होता है राजा जयभट्ट, और राजा जयभट्ट का एक शिलालेख है। राजा जयभट्ट की बात करूं मित्रों, तो राजा जयभट्ट है वो कहाँ का है? गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का। और उसका एक शिलालेख मिलता है 700 से 800 ईस्वी का। उसके अंदर हमको सबसे पहला साक्ष्य किसका मिलता है? देवनागरी लिपि का मिलता है। आगे देखते हैं मित्रों, हमारे परीक्षा से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं। आपको मैं आगे ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ू मैं, देखिएगा मित्रों। आगे देखिए अपन यहाँ पे देवनागरी लिपि की बात करो, मैं उसके विकास की बात करो। देवनागरी लिपि थोड़ा देखिएगा इसको, फिर अपने मूल टॉपिक के ऊपर मित्रों आते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करूं मैं तो एक हमारी लिपि थी जिसका नाम है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। इस ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न होती है मित्रों गुप्त लिपि। कौन सी लिपि उत्पन्न हुई है? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से उत्पन्न होती है कुटिल लिपि। कौन सी है? कुटिल लिपि। देखिएगा, कुटिल लिपि। इसके बाद में बात करें अपन, एक लिपि उत्पन्न होती है जिसका नाम है प्राचीन नागरी लिपि। कौन सी लिपि है? प्राचीन नागरी। और प्राचीन नागरी के बाद में जो हमारी लिपि उत्पन्न होती है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि। देखिएगा, बात करें मित्रों, ये हमारी देवनागरी लिपि का उद्गम या विकास का क्या है? क्रम है मित्रों। जब हमको आरोही अवरोही जैसा जो प्रश्न देगा, जब परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछता है कि देवनागरी लिपि का उद्गम कहां से होता है, तो अगर जो इनको मित्रों देखना है हमको, यहाँ पर हमारे कौन सा आंसर होगा? ब्राह्मी लिपि होगा। परंतु अगर जो वो नहीं होगा फिर आंसर क्या होगा? गुप्त लिपि होगा। वो ऐसे जैसे एग्जाम्पल जैसे ऑप्शन होंगे उसको देख करके हमको आंसर को ठीक करना है मित्रों। क्लियर? देखिएगा, उधर आपने वापिस देखते हैं, वापिस देखिए मित्रों, यहाँ पे हिंदी अपन देख रहे हैं। हिंदी का पहले विकास का क्रम देखा मित्रों। सीधी संस्कृत की बेटी हिंदी नहीं है मित्रों, है ना। संस्कृत के बाद तो पाली आई, पाली से प्राकृत आई, पाली
प्राकृत के बाद में शोरसनीय ब्रज, शोरसनीय ब्रज से हिंदी। तो हिंदी की उत्पत्ति किससे होती है? तो किससे होती है मित्रों? शोरसनीय ब्रज से। क्लियर? आगे देखें, लिपि की बात कर दी। लिपि की थोड़ी बहुत हमको जानकारी। लिपि का जो पहला साक्ष्य हमको मिलता है मित्रों, वो राजा गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था जयभट्ट, और जयभट्ट का एक शिलालेख है 700 से 800 ईस्वी का, जिसके अंदर हमको सबसे पहले देवनागरी लिपि की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है मित्रों। क्लियर? आगे देखें, देवनागरी देव भाषा से संबंधित, संस्कृत भाषा से संबंधित है, इसलिए इसको देवनागरी कहा गया है। दक्षिणी भारत में इसको क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, विकास का क्रम देखा है मित्रों हमने। विकास के क्रम की बात करें तो इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से होता है, ब्राह्मी से गुप्त लिपि आती है, गुप्त से कुटिल लिपि आती है, कुटिल से प्राचीन लिपि आती है, और फिर आती है देवनागरी। क्लियर है मित्रों? आगे बढ़ो, मैंने टॉपिक के चलते अभी भी जो बात की है वो टॉपिक से पूर्व की बात की। क्लियर? चलो आगे देखें। आगे देख रहे हैं मित्रों, अपन वर्ण की बात कर रहे हैं। अब अपन मूल टॉपिक की बात कर रहे हैं वर्ण की। देखिए, वर्ण और वर्णों से मिलकर के जो माला बनती है उसको अपन कहते हैं वर्णमाला। क्लियर? देखिएगा, ये इसको अलग अलग ही मानना मित्रों, इसमें हाइपन लगा दिया। तो आगे देखिए मित्रों अपन यहाँ पे, तो वर्णमाला की मित्रों बात करूं मैं, इनको अपन दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों। देखो, एक तो बात करते हैं अपन स्वर, और एक बात करते हैं मित्रों अपन व्यंजन। क्लियर? आप सबको पता होगा। स्वर की बात करें मित्रों, स्वरों को अपन दो भागों में बांटेंगे हिंदी में। एक तो हमारे होंगे लघु स्वर, एक होंगे हमारे कौन से स्वर? दीर्घ स्वर। क्लियर मित्रों? ये जो लघु स्वर है उन्हीं को क्या कहेंगे? गुरु स्वर कहेंगे। इनकी दो मात्रा होती है, इसलिए इसको द्विमात्रिक भी कहेंगे। क्लियर मित्रों? इनकी बात करें तो इनको लघु, इनको अपन छोटे हैं इसलिए ह्रस्व भी कहेंगे, और एक मात्रा वाले हैं इसलिए इनको क्या कह सकते हैं? एक मात्रिक भी कह सकते हैं। क्लियर? ये बात होगी अपने स्वरों की। डीप से पढ़ेंगे अंदर सब कुछ। आगे बात करें मित्रों व्यंजन की। व्यंजन को अभी अपन यहाँ पे तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? तीन भागों। देखिएगा, नंबर फर्स्ट में पहला बात करें मित्रों स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन की बात कर रहा हूं मैं? स्पर्श व्यंजन। आप सबको पता होगा मित्रों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25। आगे बात करूं मैं तो स्पर्श व्यंजन के बाद में बात करें मित्रों तो उष्म व्यंजन। कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन। उष्म की बात करूं मैं, उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके बाद बात करें मित्रों अपन यहाँ पे तो 4 हमारे और होते हैं, और आप सबको पता है कि 4 कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्लियर मित्रों? इन सब चीजों को, इन सबको अपन डीप से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाएगा, है ना मित्रों। पर बात यह है कि क्लास के अंत तक आपको बने रहना है। बीच बीच में अपन देखेंगे आधा अधूरा तो काम बिल्कुल चलने वाला नहीं है। क्लियर? आगे बात करें मित्रों, व्यंजन को 3 भागों में बांटा है। स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। 4 व्यंजन होते हैं अंतस्थ, 4 उष्म होते हैं, और 25 क्या होते हैं मित्रों? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। क्लियर मित्रों? आगे अब बात करेंगे मित्रों अपन स्वरों की। सबसे पहले स्वर की बात करेंगे, पर इससे पहले अपन देखेंगे मित्रों कि क्या स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। स्वर और व्यंजन के अंदर अंतर अपन देखेंगे। इसके साथ में मित्रों एक चीज और देखेंगे कि वर्णमाला की मित्रों बात करें अपन यहाँ पे तो एक इसके साथ में इनके अंदर एक यहाँ पे और एड ऑन करेंगे मित्रों कि अयोग वाह होते हैं। अयोग वाह। अयोग वाह मतलब जिनका योग नहीं होता फिर भी वो साथ साथ में चलते हैं मित्रों। क्लियर? देखिएगा, अयोग वाह कौन कौन होते हैं? तो अयोग वाह की मित्रों बात करें अपन, एक तो होता है ऐसा, इसको अपन कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। जिनका ना तो वास्ता व्यंजन से होता है न स्वर से होता है, दोनों जगह उनका योग नहीं होता है, फिर भी साथ में हिंदी में चलते हैं, इसलिए एक तो अनुस्वार होते हैं और एक क्या होते हैं? विसर्ग। इन दोनों को मित्रों हमको याद रखना है और इनको भी अपन प्रत्यक्ष से अध्ययन करेंगे। क्लियर? वर्णमाला के अंदर स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोग। इन तीन चीजों को हमने देखा। बारी बारी से एक एक को अध्ययन करेंगे मित्रों। डीप से हमारे क्वेश्चन आते हैं और विशेषकर नीट के अंदर तो 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो अगली बार कैसे क्वेश्चन आए हैं
और टॉपिक खत्म होने के बाद में पीवाई को मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा मित्रों। क्लियर? चलो आगे आगे देखिए मित्रों, अपन बात करते हैं एक बार स्वरों और व्यंजन के अंदर बीच का अंतर देखते हैं मित्रों। देखिएगा बात करते हैं इधर, एक तरफ अपन लिखेंगे स्वर और एक तरफ अपन लिखेंगे व्यंजन। क्लियर मित्रों? देखिएगा व्यंजन, इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है देखना है। नंबर फर्स्ट, स्वर की मित्रों बात करें अपन यहाँ पे, तो स्वर होते हैं वो अपने आप में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। मतलब ये होते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, इनको इनकी जरूरत नहीं होती है। स्वर अपने आप में पूरे होते हैं मित्रों। क्लियर? ये अपने आप में कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। नंबर 2, मतलब इनकी बात करूंगा, ये परतंत्र, मतलब बात करूंगा कि किनके बिना अधूरे होते हैं, स्वरों के बिना अधूरे होते हैं। सर हमको एग्जांपल देके बताओ कैसे हम मान लें। देखिएगा मित्र, इधर देखना, बात करें अपन यहाँ पे कि मैंने आपको बोला अ बोला और यहां पर मैंने लिखा क। अ स्वर है मित्रों और क क्या है, व्यंजन है। अब अ मत बोलना, केवल आप क मुझे बोल के बताइएगा। क्या बिना अ के क बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते मित्रों। तो क को बोलने के लिए हमको किसकी जरूरत होगी, अ की। तो व्यंजन इनके बिना अधूरे हैं। किनके बिना है, स्वरों के बिना व्यंजन है वो हमेशा अधूरे हैं, स्वरों के बिना उनको बोल नहीं सकते मित्रों। क्लियर? तो आगे बात करें अपन, आगे नंबर 2 नंबर पे देखें मित्रों, तो 2 नंबर की मित्र बात करें। नंबर 1 तो हो गया अंतर हमारा। सर ये क्या परीक्षा में आएगा? ऐसा नहीं मित्रों, परीक्षा के अंदर आपको दोनों के अंदर अंतर बताइए ऐसा नहीं पूछने वाला, परंतु हमको कभी ऑप्शन के अंदर पूछ लिया, पर एक बेसिक जानकारी के लिए हमको दोनों के बीच में अंतर तो इतना नॉर्मल सी बात पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बात कर रहे हैं स्वरों की, और स्वर स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। बाधा उत्पन्न नहीं होती है। सर कैसे नहीं होती है? अ को सीधा बोला, बोल लिया, बाधा उत्पन्न नहीं होती है, परंतु इनको बोलने में बाधा उत्पन्न होती है। क यूं बोलो, थोड़ा सा एक अंदर से प्राणवायु ज्यादा निकलती है मित्रों, है ना, झटका लगता है जोर से। तो बात करते हैं अपन यहाँ पे कि इन्हें बोलने में बाधा उत्पन्न होती है। बाधा उत्पन्न होती है। यह हो गया दोनों के बीच का बेसिक अंतर। किस किस का मित्रों? स्वरों का और किसका हो गया? व्यंजन का। इन दोनों के बीच का बात करें मित्रों, तो इन दोनों के बीच का क्या है, यह अंतर है। सर प्रश्न आएगा नहीं आएगा मित्रों, पर कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से स्वतंत्र उच्चारित कौन से होते हैं। तो मित्रों बात करें कि ये जो है वो स्वतंत्र उच्चारित है। कौन है? तो स्वतंत्र उच्चारित कौन है? स्वर है। क्लियर? आगे बढ़ो मित्रों, स्पेशल बात कर रहे हैं अपन स्वरों की। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं मित्रों अपन स्वर को। स्वर, इन स्वरों की मित्रों बात करें अपन यहाँ पे, हमारे प्रश्न भी यहां से आता है अक्सर परीक्षा में। इन स्वरों को मित्रों मैं 2 भागों में बांटूंगा यहाँ पे, और 2 आधारों के आधार पर 2 भागों में बांटूंगा मैं। पहला है मित्रों कि बोलने में लगने वाले समय के आधार पर समय के आधार पर बोलने में लगने वाले समय के आधार पर, मतलब मित्रों मैं इसको कह दूंगा कि बोलने में अगर जो ज्यादा समय लग रहा है तो वो एक कम समय लग रहा है, वो किसका फर्क है? मात्रा के आधार पर। मतलब अगर तो ज्यादा समय लग रहा है तो मात्रा ज्यादा है, बड़ी मात्रा है, और यहाँ पर कम लग रहा है तो मात्रा के आधार पर बोले या बोलने में लगने वाले समय के आधार पर बोले। इनको अपन कितने भागों में बांटेंगे?
हिंदी में वैसे दो भागों में बांटेंगे मित्रों, परंतु एक और की मैं बात साथ में कर ही लूंगा यहाँ पे, तो फिर आपके अंदर डाउट रह जाएगा मित्रों। यहाँ पे बात करें कि एक तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर और एक होते हैं क्लुप्त स्वर। देखिएगा, इन लघु स्वर को जो बोलने में समय लगेगा मित्रों, इन लघु स्वर को जो बोलने में समय लगेगा उसका डबल समय लगेगा दीर्घ को बोलने में, और दीर्घ को बोलने में जो समय लगेगा उसका डबल किसमें लगेगा? क्लुप्त में। मतलब लघु का 2 गुना दीर्घ और लघु का 3 गुना कौन सा होगा? क्लुप्त स्वर। ये हमारे हिंदी में हमको नहीं पढ़ना है मित्रों, परंतु एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखें तो मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ राम, या मैंने लिख दिया ओ। ये दोनों हमारे कौन से स्वर के अंदर आते हैं? क्लुप्त स्वर के अंदर। पर अभी हमको पढ़ना है केवल लघु स्वर, और कौन सा पढ़ना है मित्रों? दीर्घ स्वर। क्लियर? तो कौन कौन से हमारे लघु स्वर हैं उनकी अपन बात यहाँ पे करते हैं। तो बात करें तो अ, ई, उ और री, ये जो मित्रों हैं चारों ये हमारे कौन से स्वर हैं? लघु स्वर। कौन से स्वर हैं? लघु स्वर। क्लियर मित्रों? आगे देखिए, आगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और ओ, ये हमारे 7 हमारे क्या हो गए मित्रों? दीर्घ स्वर। क्लियर? अब यहां से मित्रों प्रश्न आता है, हम गलती क्या करते देखना। रीड के अंदर हमेशा एक प्रश्न पूछता है, और हमको ऐसा प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा लघु स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। तो हम यहाँ पर गलती क्या कर देते हैं मित्रों कि यहाँ पर ये जो ये एक ए और ऐ, इसको अपन छोटा मान लेते हैं और इसको उठाकर लाके यहाँ रखते हैं कि भाई ये तो छोटा है, परंतु ये छोटा नहीं, ये मोटा ही है, बड़ा ही है ना। ये कौन सा है? दीर्घ के अंदर ही है ना। बस यहाँ से अपन गलती करते हैं। रीड का बार बार प्रश्न ये से आता है कि निम्न में से कौन सा लघु स्वर नहीं है, या निम्न, ऐसा प्रश्न पूछता है और इनको ही साथ में रखता है, परंतु मैंने यहाँ पर नहीं लिखा मित्रों, यहाँ पर इसको एक और लिखा। क्लियर? ये होगी बात यहाँ पे। मतलब टोटल स्वरों की मित्रों में बात कर रहा हूं यहाँ पे। कितने स्वरों की बात कर रहा हूं मैं? 11 स्वरों की। आगे मित्रों बात करें अपन यहाँ पे, तो ये तो हो गया बोलने में लगने वाले समय के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लघु और कौन से होते हैं? दीर्घ। और लघु को क्या क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं, एक मात्रिक कहते हैं, ये सब मैंने बता दिया आपको। दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु स्वर भी कहते हैं, इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। और आगे बात करें तो क्लुप्त की बात अपनों ने अलग लिख ली। ये तो हो गया नंबर 1 आधार की बात कर दी मित्रों, मैंने 1 आधार की बात कर दी। नंबर 2 की बात करूं मित्रों यहाँ पे मैं, तो यहां पर जो आधार है प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना। यहां से हमारा फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि प्रयत्न के आधार पर स्वर। प्रयत्न के आधार पर मित्रों बात करें तो यहां पर हमने इनको 4 भागों में बांटा हुआ मित्रों। कितने भागों में बांटा हुआ है? 4 भागों। इनकी बाद में करूंगा मित्रों, है ना, कि यहाँ अपने पास में इतना स्पेस नहीं है, पर एक बार इनकी बात अपन कर लेते हैं मित्रों। क्लियर? देखिएगा, इधर देखना वापस। आगे बात करें मित्रों अपन यहाँ पे कि मैंने अभी बताया आपको कि स्वर और स्वरों को कितने स्वर बताया है? 11 स्वर। 11 स्वर की बात करें मित्रों, अब हमारे क्या होता है कि एक स्वर है जो बोलचाल की भाषा में अगर बात करें कि हमारे जो बूढ़े लोग हैं गांव में, जो ग्रामीण लोग हैं, कभी ना इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी मित्रों उन्होंने। अब जब हम पढ़ते थे तो हमारी जो दादी होती वो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मेरा बच्चा महाविद्यालय गया है, नहीं बोलते। कहाँ गया है तो वो बोलते मेरा छोरा तो कहाँ गया है? कॉलेज गया है। कोई घर में बीमार हो जाता है तो चिकित्सक को दिखाओ, ये नहीं बोलते। क्या बोलते हैं?
जाओ डॉक्टर के पास में, जो पढ़ा हुआ हो कि नहीं पढ़ा हो तो भी चिकित्सालय जाओ यूं नहीं बोलते, ये बीमार हो गया इसको ले जाओ, कहां ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। तो मित्रों यहां पर हमने ऐसे ऐसे इन शब्दों को हिंदी के अंदर यूज कर दिया है। तो यहां पर एक स्वर है, वो स्वर मित्रों इन सब के आगे जो स्वर है वो ओ वाला ओ स्वर है। कौन सा स्वर है? ओ। कौन सा ओ मित्रों? ये कॉलेज वाला ओ है। कौन सा ओ है? कॉलेज वाला। देखिए सर कहां से आया ये ओ है मित्रों। इसको हमारे भारत में इसको बात करें कि हमारे भारत में मित्रों अंग्रेज आए थे। अंग्रेज क्या लेकर आए थे? अंग्रेजी भाषा। और अंग्रेजी भाषा में वो तो वापिस चले गए, परंतु हमारे पास में क्या छोड़ के गए हैं? कौन सा स्वर छोड़ के गए हैं? ओ स्वर। मित्रों विदेश से आया हुआ है, इंग्लिश से आया हुआ है हिंदी के अंदर। इसलिए ये जो स्वर है, कोई भी व्यक्ति बाहर से हमारे घर पे आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं? मेहमान कहते हैं मित्रों। तो अगर जो हमको परीक्षा में प्रश्न पूछे कि कौन सा स्वर है, मेहमान स्वर कौन सा है? ओ। और ओ कौन सा? कॉलेज वाला ओ। क्लियर मित्रों? आगे बात करें कि जो अंग्रेजी से हमारी हिंदी के अंदर आया है, तो आया है इसलिए मित्रों इसको अपन आगम स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? आगम स्वर, या इसको कहते हैं अपन आगत स्वर। क्या कहते हैं मित्रों? आगत स्वर। तो एक तो ये स्वर है जो हमारे विदेश से आया हुआ है, मेहमान स्वर या आगत स्वर। इसको भी अपन साथ साथ में लेकर के चलेंगे। कौन सा है? कॉलेज, डॉक्टर और हॉस्पिटल। क्लियर मित्रों? चलो आगे देखें, आगे बढ़े मित्रों, आगे देखते हैं। अब बात करें मित्रों अपन स्वरों की, स्वर की ही बात कर रहे हैं मित्रों अपन। और स्वर में अपनों ने आगे थोड़ा वापिस सबको रिकॉल करवा देता हूं मित्रों। देखिएगा स्वर 11 स्वर मित्रों। बोलने में लगने वाला समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, लघु स्वर और कौन सा है? दीर्घ स्वर। क्लियर मित्रों? लघु स्वर कौन सा है? अ, ई, उ और कौन सा है? रे। दीर्घ स्वर ये मैंने आपको सब लिख दिया है, ध्यान कहां रखना है मित्रों? यहां पे रखना, ये हमारा इंपोर्टेंट है। क्लियर? ये पढ़, ये प्लुप्त स्वर है। अब अपन पढ़ते हैं मित्रों आगे प्रत्यय के आधार पर स्वर। प्रत्ययों के आधार पर स्वरों के भेद बहुत मुश्किल टास्क लगता है मुझे बच्चों को याद करने के। अंत तक बने रहिएगा। एक चित्र जिसको याद हो गया तो वो इन सब चारों भागों के प्रश्नों का आंसर एक झटके से दे देगा मित्रों। अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब देखते हैं अपन स्वर, और स्वरों को देखते हैं देखिएगा मित्रों, प्रयत्न देखिएगा मित्रों, ध्यान से देखना। प्रत्यय के आधार पर स्वरों के भेद की मित्रों बात करूं मैं, तो यहां पर इनको अपन 4 भागों बांटेंगे। कितने भागों बांटेंगे मित्रों? 4 भागों। देखिएगा देखिएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना? ध्यान से देखना, याद नहीं होता है, याद कर लेंगे अपन एक ही कक्षा में। क्लियर? बात करें मित्रों अपन यहाँ पे, तो प्रत्यय के आधार पर स्वरों को अपन 4 भागों बांटेंगे। देखिएगा नंबर 1, जीभ की स्थिति के आधार पर, मतलब हमारे मुंह के अंदर मित्रों, सबके मुंह के अंदर जीभ है। इस जीभ की स्थिति के आधार पर भाई जो स्वर है उसको आगे से बोला जा रहा है, मध्य से बोला जा रहा है, तो पश्च से बोला जा रहा है। क्लियर? तो देखिएगा इसकी बात करें तो इसके भी आगे जाकर कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अग्र, मध्य और कौन सा हो गया मित्रों? पश्च। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे बात करें मित्रों उच्चारण स्थल के आधार पर,
उच्चारण स्थल के आधार पर, यानी कि मुख के अंदर उच्चारण स्थल कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, ये कंठ तालु है। कहां से हो रहा मित्रों? यहां से भी हमारा प्रश्न इसके अंदर बनता है। तो इसके भेद देखेंगे अपन। नंबर 1 इसके कंठ, 2 ओष्ठ, 3 कंठ ओष्ठ तालव्य कंठोष्ठ या कंठ तालव्य। 1 2 3 4 5 कंठ ओष्ठ तालव्य कंठोष्ठ और कंठ तालव्य। ये हमारे होके किसके आधार पर की बात कर रहे हैं अपन? उच्चारण स्थल के आधार पर स्वरों की बात कर रहे हैं। नंबर 3 की बात कर रहे हैं मित्रों कि इन स्वरों को बोलने में हमारे ओष्ठ यानी होठों की आकृति कैसी बनती है, उसके आधार पर हमको प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर देखेंगे कि ओष्ठों के आधार पर, ओष्ठों के आधार पर, क्लियर? तो ओष्ठों के आधार पर मित्रों बात करें, 2 प्रकार के होते, या तो बोलते समय होठ हैं वो व्रत जैसे बन जाते हैं, या व्रत जैसे नहीं बने हैं तो अर्धवृत्ताकार बनते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि व्रतामुखी यानी कि मुख कैसा बन जाना? वृत्ताकार। या बात करें कि अव्रतामुखी। क्लियर मित्रों? एक साथ अपन सब चीजों को याद करेंगे केवल एक चित्र के अंदर, परंतु अंत तक बने रहना मित्रों। क्लास को बीच में छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना? और एक चित्र से सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी मित्रों। याद करना, याद क्लास के अंदर ही हो जाएगा। नंबर 3 आगे बढ़े मित्रों, सॉरी नंबर 4 की बात करें अपन। 4 की मित्रों बात करूं मैं तो 4 नंबर पे हमारा है मुख विवर के आधार पर। मुख विवर यानी कि मुख विवर का अर्थ होता है कि मुंह कितना खुलता और कितना बंद रहता है, उसके आधार पर क्या है? मुख विवर के आधार पर। देखिएगा आगे, इसको भी देखते हैं। देखना मित्रों, या तो होता है समृद्ध, नंबर 1, नंबर 2 अर्ध समृद्ध, नंबर 3 विवृत और नंबर 4 अर्ध विवृत। ये इसके प्रकार है मित्रों, मुख विवर के आधार पर किसके प्रकार है? स्वरों के मित्रों। आगे देखें, 1 2 3 और 4। अब देखना मित्रों, समृद्ध का अर्थ होता है मित्रों बंद, और विवृत का अर्थ होता है खुला। अर्ध समृद्ध का, इसका होता आधा बंद, इसका आधा खुला। तो सर इन दोनों का क्या हुआ फिर? आधा बंद आधा खुला। इन दोनों का अर्थ क्या हुआ? अर्ध समृद्ध आधा बंद आधा खुला। सब पढ़ेंगे मित्रों, ठीक है? आगे यह हो गया प्रश्न के आधार पर स्वरों के प्रकार। 4 प्रकार, जित की स्थिति के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर, ओष्ठों के आधार पर और मुख विवर के आधार पर। आगे बढ़े मित्रों, इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी होगी मित्रों। बहुत कम बचा हुआ है, हमारा स्वर का टॉपिक मित्रों खत्म हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा और सब्र कर लीजिएगा। आगे देखते हैं मित्रों। नंबर 1 देखिए मित्रों। नंबर 1 जीभ की स्थिति के आधार पर। अरे जीभ की स्थिति के आधार पर देखिएगा मित्रों, ध्यान से देखना। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और 3 नंबर पच्च स्वर। अब देखो, एक ऑप्शन तो हमारे सामने मित्रों ये है कि इन सबके सामने में लिख लो भैया ये जो है आपके इन 11
स्वरों में से वो ये अग्र है, ये मध्य है, ये पच्ची। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका मित्रों बात करें अपन यहां पे, तो एक चित्र बना रहा हूं मैं। ये चित्र जो बनाना सीख गया मित्रों, वो इन तमाम प्रश्नों का आंसर झटके से दे देगा। क्लियर? देखिएगा, देखना मित्रों। चलो ठीक है, लिख लिया। 11 जो स्वर है मित्रों, उन स्वरों के बारे में आप सबको पता है। इस चित्र को ऐसा बनाना है, और चित्र बनाने के बाद में उससे ज्यादा इंपोर्टेंट ये चीज है मित्रों कि जो स्वरों के आंकड़े हैं, उन स्वरों को कहां कहां पे हमको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वो ध्यान से देखना। अगर जो इधर वाली लाइन को उधर लिख लिया और उधर वाली को इधर लिख लिया, तो चारों के अंदर, एक के अंदर प्रश्न के आधार पर 4 भाग है और एक में फिर 4 भाग है, तो 4 × 4 16 क्वेश्चन बनते हैं। उस 16 का आंसर आप गलत कर दोगे फिर। तो ध्यान से देखना मित्रों यहाँ पे आगे, कि आगे बात करें मित्रों यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पर ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। क्लियर मित्रों? ए, उसके सामने ओ, आई और औ। जब चित्र बनाओ मित्रों, उसी समय पे ये बीचों बीच अ को बैठाना है। कहां बैठाना है? यहां पर। क्लियर? आगे देखिए, यहां पर आ और यहां पर बैठाओ। आपकी इच्छा करे तो बैठा देना बेचारे को। ओ, कॉलेज वाला ओ, जो बाहर से आया हुआ मेहमान वाले मित्रों। क्लियर? इस चित्र को बना लेना है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, कहां पर बैठे हैं मित्रों, वो देख लेना। प्रश्न मेरे सामने है कि जीभ की स्थिति के आधार पर स्वर अग्र, मध्य, स्वर अग्र, मध्य और कौन से हैं? पश्चिम। क्लियर? अब या तो यहां बात करें मित्रों, यहां पर याद करें या इसके ऊपर देखिए। अब मित्रों थोड़ी देर तक इसको अपना इस जो स्थान है उसको अपनी जीभ मान लेना है मित्रों। क्या मान लेना है? जीभ। अब देखो, मतलब आगे वाला उधर से शुरू नहीं करना, इधर से शुरू करना। मतलब थोड़ी देर के लिए मैं इसको देख लेना है, इसको मैं अपने मुंह की जीभ मान रहा हूं, और यहां पर अपना पीछे आएगा एपिग्लोटिस से, जो सबके यहाँ पर गाढ़ी ढक्कन बोलते हैं इसको, काकल नहीं बोलते मित्रों, है ना। विज्ञान के अंदर एपिग्लोटिस बोलते हैं। क्लियर? देखो, इसको अपना जीभ मान लेना है। अब आप बताओ मुझे कि ये जीभ का पीछे का भाग ये रहा, तो ये कौन सा भाग हो सकता है? ये कौन सा भाग होना चाहिए? अग्र भाग। कौन सा होना चाहिए? अग्र। तो बीचों बीच का भाग है वो कौन सा होना चाहिए मित्रों? मध्य होना चाहिए। और ये कौन सा होना चाहिए? पश्चिम। एक चित्र ही देखना है, सबके अंदर सेम रहेगा, ये चारों के अंदर चलेगा मित्रों। क्लियर? तो अगर जो हमको पूछे कि हिंदी में स्वरों की बात करें और अग्र स्वर की बात करें, तो ये जितने भी आगे की ये जो स्वर हैं वो सब हमारे कौन से स्वर हैं? अग्र स्वर है। कौन से स्वर है? अग्र स्वर। मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य की मित्रों बात करूं तो मध्य की बात करें अपन यहाँ पे, तो यह रहा अपना मध्य स्वर। कौन सा है? केवल आ। कौन सा है? आ। पीछे जितने भी बच्चे वो सब क्या हो गए? ये जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या हो गए मित्रों? पच्चीस स्वर। कौन से हो गए? 25। एक फॉर्मूले से वो देख लिया मित्रों को। अब बात कर रहे अग्र की। अग्र कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ये कौन से हो गए? अग्र। मध्य कौन सा हो गया मित्रों? अ। पश्च कौन कौन से हो गए? आ, ओ, औ, उ और बड़ा ओ। क्लियर? इसके बाद बात करें तो कॉलेज वाला हो। ये सब कौन से हो गए? 25। क्लियर है मित्रों? अब किसी को यूं लगे कि नहीं सर मैं तो ये याद करूंगा, मुझे तो ये समझ में आया, तो इसको देख लेना मित्रों। और किसको यूं लगे कि मुझे चित्र से अच्छा समझ में आ रहा था, इसको देख लेना। क्लियर? पर जो चित्र से जिसको बनाना आ गया, चारों चार का आधारों का आंसर वो दे देगा मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़े आगे।
आगे देखिए मित्रों, नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं फिर। अभी 2 नंबर की बात करें तो हमने देखा है उच्चारण स्थल के आधार पर, उच्चारण स्थल के आधार पर, स्थल के आधार पर। क्लियर मित्रों? देखिएगा, इसके आधार पर बात करें, नंबर 1 कंठ, 2 नंबर देखा था हमने तालव्य। इसके बाद में बात करें तो ओष्ठ, इसके बाद में कंठ और ओष्ठ दोनों बराबर कंठोष्ठ। नंबर 5 कंठ और तालु दोनों तक कंठ तालव्य। कितने भाग हैं? 5। इनके सामने भी हमारा वही कंडीशन है मित्रों, या तो उनके सामने देखें या उस चित्र से देखें। वापिस चित्र की ओर जा रहे हैं मित्रों, और वापिस देखेंगे अपन इसको वापिस बना रहे हैं इसको। देखिएगा, ध्यान से देखना मित्रों, है ना इसको देखिएगा मित्रों, ये चित्र हमको घर पे जाकर के बनाना है मित्रों, एक रफ कॉपी लेकर के 1-2 बार उसको सॉल्व देखना है मित्रों। परीक्षा के अंदर जाएंगे, परीक्षा में को प्रश्न पूछेगा, हमको धीरे से पेपर के कोने में जाएंगे, पीछे रफ पेज के ऊपर जाएंगे, इसको बना लेंगे, फिर अपना आंसर अपन निकाल लेंगे मित्रों। क्लियर? इतना ज्यादा को हार्ड बात नहीं है। आगे आगे देखिए मित्रों, तो यहां पर वापिस दिख रहे अपन ई, छोटी ई, ऊ। अब थोड़ा देख लेना मित्रों, ओ, अ, आ और ओ। देखो यही बात है, वापस वो चित्र बनाया, कोई फेरबदल नहीं है, सबको अपने अपने जगह पे क्या किया हमने, सेट किया। 5 क्वेश्चन है, 5 है मित्रों सामने, इन 5 को आंसर हमको इसमें से देना है। देखिएगा, बात करें मित्रों यहां पे, तो ये जो क है मित्रों, यहां पे अपने को कंठ यू लिख देना नीचे। क्या लिख देना है? कंठ। और कंठ यू लिख करके मित्रों, ये जो है वो सब किस में आ गए हैं? कंठ में। क्लियर? यहां पर मैं लिखूंगा मित्रों तालव्य लिख दिया मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने ओष्ठ लिख दिया। मैंने किस चीज को लिखा कहां पर है वो मित्रों ध्यान रखो पहले, कि किसको कहां पर लिखा। कंठ को नीचे लिखा, तालव्य को यहां लिखा, ओष्ठ को यहां पर लिखा। क्लियर? 3 जगह पे 3 चीजों को लिखने पर हमारा आंसर हो आ जाएगा, काम हो गया हमारा। कैसे हो जाएगा मित्रों काम? सर कैसे हो जाएगा? ये लो, यहां पे गोला मार दिया मित्रों, इसको मार दिया। क्लियर? अब देखो सर तालव्य कौन कौन से, तो बताइए। ई और ई, छोटी बड़ी क्या हो गया? तालव्य। ओष्ठ कौन कौन से हो गए? छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। कंठ कौन कौन से हो गए? तो कंठ की बात करो तो अ, आ और कॉलेज वाला हो, इसको काट देना है ना। देखो मित्रों, अब रही बात कंठोष्ठ और कंठ तालव्य की। अब ध्यान से देखना, ऊपर क्या बैठा हुआ है? तालव्य। यहां पर क्या बैठा हुआ है? कंठ। यहां पर क्या बैठा हुआ है? ओष्ठ। क्लियर? अब रहे ये दोनों मित्रों ए और आई, तालव्य और कंठ वाली लाइन के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए इनको मैं क्या कहूंगा? कंठ तालव्य। और ये दोनों हैं वो इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं, ओष्ठ और कंठ के बीच में, इसलिए इसको मैं कहूंगा कंठोष्ठ। क्या कहूंगा मित्रों? कंठोष्ठ। देखिएगा, ओष्ठ और कंठ वाली लाइन के बीच में 2 बैठे हुए हैं स्वर, उनको बोलूंगा मैं कंठोष्ठ। तो कौन कौन बैठे हुए हैं? ओ और औ। इसके बाद में यहां पर कौन बैठे हुए हैं? कंठ तालव्य पर ए और ऐ। क्लियर मित्रों? अब किसी को यूं लगे नहीं मुझे तो सर ये याद करना है, मैं तो आपका जो ब्रह्मास्त्र दिया हुआ उसे याद नहीं करूंगा, ये करना। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मत है मित्रों, इसको याद कर सकता है। और किसको ऐसा लगे कि नहीं मेरे को इससे थोड़ा
अच्छा समझ में आ रहा है इसको देख सकता है मित्रों। क्लियर, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ो मित्रों, चलो ठीक है आगे देखते हैं। आगे बढ़े, आगे बात करें मित्रों नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूं मैं तो ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर आप सबको पता है मित्रों, अभी बताया मैंने, पहले अपन देख के आए, एक तो होते हैं व्रतामुखी और एक होते हैं अव्रतामुखी। कौन से होते हैं? अव्रतामुखी। मतलब ओष्ठ को अपन कहते हैं होठ, होठों का गोल व्रत के आकार का बनना व्रतामुखी और पूरे व्रत में बनना अव्रतामुखी मित्रों। क्लियर, देखिएगा वापिस उसी चित्र के ऊपर आते हैं। मैंने शुरुआत में कहा है कि 4 जो आधार है, जो भाग है, उन सब का उत्तर एक चित्र देगा मित्रों, आपको रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं परीक्षा के अंदर जाकर के कि जब ऐसा प्रश्न पूछता है कौन सा व्रतामुखी कौन सा अव्रतामुखी, तो जो अंदर मुंह में मन मन में बोलना शुरू करते ओ यू करके, तो वो फिर होठ पकड़ते न्यू करते पर आंसर नहीं आता। अपनों को ऐसा कुछ भी नहीं करना मित्रों। अपनों क्या करना, सीधा कोने में गए टप्पर के और यहां पर जाकर के ऐसा बनाया, इसको बनाने के बाद में मित्रों ये देखो ये बना दी, चौकड़ी बना दी अपनों ने। और इसके बाद में यहां नीचे जो वी आकार है यहां पर अपन क्या लिखेंगे, इसको अ लिखेंगे। क्लियर, यहां पर लिख दिया ई। अब तो आप समझ चुके होंगे, यहां पर छोटा ऊ और यहां पर बड़ा ऊ। क्लियर, यहां ए और यहां पर ओ, यहां पर ओ। क्लियर मित्रों, यहां पर आ और यहां पर अब देखो कुछ भी नहीं करना है, 1 सेकंड में आंसर है मित्रों, है ना। 1 सेकंड में क्यों याद करूं फालतू काम में। मुझे एक सब्जेक्ट लेकर परीक्षा में नहीं जाना, मुझे हिंदी भी लेके जाना, मुझे इंग्लिश भी लेके जाना, मुझे मैथ्स भी लेके जाना, मुझे रीजनिंग भी लेके जाना, मुझे पूरी इतिहास भूगोल कला संस्कृति पॉलिटिकल सब लेके जाना मित्रों। तो माइंड में इतनी सब चीजें कैसे सेट करूंगा मैं, है ना। और पूरी हिंदी भी पढ़नी है, अभी तो बाकी है पूरी, तो हम क्यों ना ऐसे पढ़ के जाए। तो देखिएगा मित्रों आगे कि बात करूं मैं, मुझे पूछा गया है व्रतामुखी कौन कौन से, अव्रतामुखी कौन से, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा मित्रों, यहां पर जाकर के यहां पर ऐसा कर दूंगा, ये मेरे हो गए सब व्रतामुखी। कैसे हो गए? व्रतामुखी। क्लियर, व्रतामुखी मतलब मैं एक यहां पर उसको लिखूंगा, बोलो आप वहां पे, एक तो ओ कॉलेज वाला, इसके बाद में ओ औ उ और ऊ। और भी विश्वास नहीं आ रहा है मित्रों तो बोल के देख लो आप, ऊ बड़ा ऊ, ये सब के अंदर होठ हमारे कैसे हो रहे हैं, ओष्ठ व्रतामुखी हो रहे, कैसे हो रहे हैं, व्रतामुखी। अब बात करते हैं अव्रतामुखी की, याद करने की जरूरत ही नहीं है, जितने बचे वो सब क्या हो गए, अव्रतामुखी। कैसे सर बताओ, तो यहां पर ई बड़ी ई, ए और अ और आ, ये सब क्या हो गए हमारे अब। क्लियर है मित्रों, आगे बढ़ू, उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। एक लास्ट सेशन हमारा बचा हुआ है, लास्ट अंत की ओर बढ़ते मित्रों, नंबर 4 की बात करते हैं। और नंबर 4 देखिए मित्रों, तो मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर देखिएगा मित्रों, अगली बार का रीड का क्वेश्चन यहीं से आया था, है ना। देखो नंबर 1 मैंने आपको बताया था समृद्ध, 2 अर्ध समृद्ध, 3 अर्ध विवृत, नंबर 4 विवृत। अब देखिएगा, मैं आपको पूर्व बता चुका मित्रों, विवृत का अर्थ क्या होता है, खुला, पूरा मुंह खुला। वापिस बढ़ रहे हैं उधर, चित्र वापिस बनाने की आवश्यकता पड़ रही है मित्रों। और इतनी बार बनाने के बाद में अब तो अपन पूर्ण रूप से उसको सीख चुके होंगे, अब तो गलती करने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती मित्रों, है ना। फिर भी नहीं सीखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम रफ कॉपी में 4 से 5 बार 10 बार
उसको बनाएंगे मित्रों ताकि हमारे 2 नंबर पक्के हो जाए। 2 नंबर मतलब 2 × 4 बराबर पूरा अपने आप का एक सिलेक्शन डिपेंड करता है मित्रों, है ना। क्लियर? चलो आगे देखिए अपन आगे बात करें, वापिस देख रहे हैं मित्रों, अंतिम बार बना रहे हैं और अंतिम बार उससे आंसर निकालेंगे अपन। क्लियर मित्रों? देखिएगा, इनको एक ही जगह पे लिखना है मित्रों, है ना। अगर जो हमने गलत कर दिया तो हमारा उत्तर भी उल्टा आएगा फिर, है ना। नीचे अ ओ और क्लियर? चलो आगे देखते हैं मित्रों अपन यहाँ पे। अब इधर देखो, सबसे पहला क्या देखना अपने को, सबसे पहला है मुख्य विवर के आधार पर देख रहे हैं मित्रों। मुख्य विवर के आधार पर समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। विवृत का अर्थ होता खुला। इन 11 में से बात करें तो ओ अकेला ऐसा है जिनको बोलने पर पूरा मुंह हमारा खुल जाता है। ओ मतलब पूरा मुंह, बात कर सॉरी ओ नहीं, आ मतलब बात करें अकेला ऐसा है जो क्या है मित्रों, विवृत है। कैसा है? मैंने 3-4 को किस क्रम के अनुसार लिखे वो देखिएगा मित्रों। मैंने पहले समृद्ध लिखा है, फिर अर्ध समृद्ध लिखा है, फिर अर्ध विवृत लिखा है, फिर क्या लिखा है? विवृत लिखा है। अब सुनिएगा मित्रों ध्यान से, इसका आंसर आप लोग कैसे देना। जो ऊपर के हैं मित्रों वो तमाम समृद्ध है। कैसे हैं? समृद्ध स्वर है। कैसे हैं मित्रों? समृद्ध स्वर। देखिएगा, समृद्ध स्वर, छोटी ई बड़ी ऊ, ये क्या है? समृद्ध। अब देखो विपरीत कौन सा हो गया? आ हो गया। अब बात करें अपन यहाँ पे कि समृद्ध कौन कौन से हो गए, तो ई, बड़ी ई, ऊ और विपरीत कौन सा हो गया मित्रों? कौन सा हो गया? आ। अब 2 की बात है। अब सुनना कि अपन जिस दोस्त के साथ में रहते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारे अंदर भी ऐसे ही जो दोस्त के अंदर जो गुण हैं ऐसे आने लग जाते हैं। तो यहां पर देखना है मित्रों कि ए और ओ दोनों किसके बगल में बैठे हुए? समृद्ध वाले के हैं कि विपरीत वाले के? ज्यादा पास किसके हैं? समृद्ध वाले के। इसलिए वो आधे किसके समान होंगे? समृद्ध वाले के समान होंगे। क्लियर? तो मैं इसको यहां पे बात करूं, यहां पे कि इनकी बात करें तो ये जो है मित्रों, ये ए और ओ ये दोनों है वो समृद्ध तो है परंतु पूरे नहीं है। कैसे हैं? आधे हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? यहां पर ए और बात करूं मैं ओ, ये हो गए हमारे अर्ध समृद्ध स्वर। आगे जितने भी बचे वो सब क्या हो गए? अर्ध विवृत, क्योंकि ये सब किसके पास में बैठे हुए हैं? ओ वाली लाइन के ऊपर बैठे हुए। तो देखिएगा यहाँ पे बात करें अपन तो ये जो हैं, ये जितने भी बचे हुए हैं वो सब इसके पास में है, इसलिए ये विपरीत के पास में है। विपरीत के गुण आए हैं परंतु पूरे नहीं आए हैं, आधे आए हैं। इसलिए मैं अर्ध विपरीत की बात करूं तो यहाँ पर देखें तो आई और औ, इसके बाद में बात करें तो अपना एक तो क्या हो जाएगा? अ और एक हो जाएगा अपना बोले। क्लियर मित्रों? ये रही हमारे स्वरों की बात कर दी मित्रों हमने। अब आपको उचित लगे तो इसको देख लेना मित्रों, और किसी को नहीं लगे कि नहीं सर मेरे को ऐसे याद हो जाता है, मैं तो ऐसा याद कर लूंगा, तो ऐसे कर लेना मित्रों। ये अच्छा लगा हो तो इसको 4 से 5 बार और आपको एक रफ रजिस्टर के अंदर उसको बनाना है मित्रों, और बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप चारों प्रकारों के 16 प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकते हो मित्रों। क्लियर? ये अभी हमने स्वर का टॉपिक मित्रों क्लियर किया है। इसके बाद में इसके मैं PYQ लेके आऊंगा जो परीक्षा के अंदर आए हुए हैं अगली बार। अभी हमने व्यंजन को नहीं पढ़ा मित्रों, पूरे व्यंजन के अंदर भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। वहां इससे भी ज्यादा चीजें हैं पढ़ने के लिए हमको। सबके अलग अलग प्रश्नों के आधार पर, कोई कंठ है, वहां कोई अल्प प्राण है, कोई महाप्राण है, कोई घोष है, कोई अघोष है। सब चीजों को एक चुटकी के अंदर अपन याद करेंगे मित्रों। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी मित्रों। अपने जितने भी मित्र हैं मित्रों जो कंपटीशन विषय की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक इस क्लास को भेजने का आप सबसे मैं
निवेदन करता हूँ मित्रों, और आपका भी सहयोग हमेशा बना रहे मित्रों। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे व्यंजन को लेकर के, और आप सबको ये क्लास कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके आप सबको बताना है मित्रों, उसका फीडबैक आपको देना है मित्रों। और इसके साथ में अपनी बात को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच मित्रों।